जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए थे और पढ़ रहे थे हम लोग कि बिहार में जो तुर्क अफ़गान शासक थे उनका भी आगमन हो गया था और उन्होंने जिस शैली का निर्माण करवाया उसमें अब मतलब अफ़गान शैली का निर्माण किए, जिसमें पहला मकबरा था मलिक बयां का मकबरा, जो कि बिहार शरीफ में स्थित था। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, मलिक बयां का मकबरा यानी बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। ठीक है, ये पहला है। इसका निर्माण 1353 में हुआ। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है। ठीक, इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। इसमें ढलवा दीवारें और गुंबद बनाए गए हैं। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। ठीक है, मलिक बयां के बारे में ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं। स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत हम लोग 2 भाग पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें से पहला भाग था 8वीं से 13वीं शताब्दी, फिर दूसरा भाग था 13वीं से 16वीं शताब्दी और यहाँ तीसरा भाग है 16वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक, तो तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। ठीक, मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने। ठीक, मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में ही दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई, यानी कि बागों के निर्माण की शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होते थे, जिसके कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया। कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर ने भी बनवाया 4 बाग और शाहजहां ने बनवाया, लेकिन इसकी शुरुआत बाबर ने ही किया था। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ है। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाज़ा है, जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। जो भी अकबर ने बनवाया उसमें एक महत्वपूर्ण है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, जिसका अर्ध गुंबद शैली में ये बना है। ठीक है, इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े, यानी कि अकबर के साम्राज्य के विस्तार हुआ और संसाधन बढ़े। इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। जब जहांगीर का शासनकाल आया तो पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी थी। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। हुमायूं तथा एतमादुद्दौला का मकबरा जो है उसमें कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई है। इन दोनों मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है और एतमादुद्दौला का मकबरा है, इन दोनों की मकबरे में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं के मकबरे में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बना का प्रयोग पहली बार हुआ। एतमादुद्दौला के मकबरा में
पहली बार पितरादुरा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। यानी कि इसमें बहुत सारे रंगीन पत्थरों को उसमें जोड़ा गया। ठीक, आगे चलकर इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि संगमरमर का, पितरादुरा का, दोनों का इस्तेमाल ताजमहल में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे दिया था एतमादुद्दौला का मकबरा, तो यहाँ पे दिया है एतमादुद्दौला नूरजहाँ के पिता था। ठीक, और नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहाँ के कारण बहुत अधिक रहा। यानी एतमादुद्दौला का प्रभाव जहांगीर के काल में बहुत अधिक रहा नूरजहाँ के कारण। ठीक, नूरजहाँ के प्रयासों से ही यह बना। यानी कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहाँ के प्रयासों से ही बना। ठीक है, यहाँ पे दिया है, नहीं आगे दिया है, ये दिया है हुमायूं का मकबरा। ठीक, जिसमें संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर से गुंबद बनाया गया है। अब शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। अब शाहजहाँ का शासनकाल आ गया। यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। यानी शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो शांत था और काफ़ी समृद्ध था। यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी समय में हुआ। यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। ठीक, यहाँ पे दिया है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना और इसमें पितरादुरा का प्रयोग किया गया, यानी रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक, ये है। अब यहाँ देखते हैं, परेशान रही क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी समय में हुआ, शाहजहाँ के समय में। इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहाँ ने व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था। ठीक, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके, इसीलिए शाहजहाँ ज़्यादा इमारतों का निर्माण करवा रहा था। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी यानी पितरादुरा का प्रयोग भी खूब किया गया। ये ताजमहल का इमेज दिया गया है, देखिए कितना सुंदर है, यमुना नदी के किनारे खूब किया गया। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। यानी कि संगमरमर और पितरादुरा का, पितरादुरा यानी कि बहुत ही कीमती पत्थर होते थे, रंगीन पत्थर, उनका प्रयोग किया जाता था। इसकी प्रमुख विशेषता यानी कि ताजमहल की प्रमुख विशेषता विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे खड़ी 4 मीनारें हैं। ठीक, इसमें देख सकते हैं संगमरमर के सुंदर झरोखे जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ पे 4 गुंबद है चारों कोने पे। ठीक है, 4 मीनार है। ठीक, और ऊपर ये गुंबद है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा ये संगमरमर के ही बारे, मतलब ताजमहल के बारे में ही बता रहा है। इसके अलावा इसके चारों ओर यानी ताजमहल के चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और भी प्रभावशाली लगता है। इस काल में आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नामक एक नवीन नगर की स्थापना की। ठीक है, और दिल्ली में ही शाहजहाँबाद नामक नगर की स्थापना की। और 1638 ईस्वी में जहाँ प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। शाहजहाँबाद में ही प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया 1638 ईस्वी में। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। अभी भी सत्ता का केंद्र बना है लाल किला। शाहजहाँ के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे, यानी लगातार चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में लगातार काम चलते रहे। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों जैसे दीवाने आम, ये सार्वजनिक होता था, और दीवाने खास के निर्माण पर दिया। दीवाने खास में खास लोग, अपने लोग होते थे। ठीक है, और दीवाने आम में आम जनता के लिए निर्माण पर
निर्माण में इस बात का ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सबका ध्यान उसके तरफ रहे, यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम के निर्माण के समय में यह ध्यान दिया गया। उसके सिंहासन के पीछे पितरादुरा का जो काम किया गया है उसमें चित्रकारी भी शामिल है, यानी कि जो सिंहासन बनता था राजा का उसमें पितरादुरा का भी काम किया जाता था। यह उसकी शक्ति, न्यायप्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि के बारे में आभास कराने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक, ये लाल किला का चित्र दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब औरंगजेब का शासनकाल आता है, शाहजहां के बाद। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। आंतरिक विद्रोह होने लगे उसके समय पे। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसी काल में उभरकर सामने आए, जिसके विषय में आप अध्याय 4 में पढ़ा है। कौन कौन से आए थे दिक्कत, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक, ये औरंगजेब ने 2 मकबरे बनवाए, एक मोती मस्जिद, एक मस्जिद बनवाए, और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। लेकिन यह इमारत मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करता है। मुगल काल में जो भव्य इमारत बने थे उनको यह प्रदर्शित नहीं करता है, जो उसकी विशेषता थी। मुगल काल की इमारतों को जो विशेषता होती थी वो इसमें नहीं दिखता है। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के जो प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज दिया गया है। यह है मनेर स्थित दौलत शाह का मकबरा, ये मुगल काल में बना था बिहार। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, यानी कि दौलत शाह का मकबरा जो है इसका निर्माण यानी कि शाह दौलत के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें अकबर कालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखलाई पड़ती हैं। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं से 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। ठीक है, जो नए नए राज्य बने उनमें भी उनकी वो दिखाई पड़ती हैं जो बने हैं उस समय की इमारत। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। ठीक है, लखनऊ में जो भी निर्मित इमारत हैं उसमें भी मुगलकालीन जो शैली है वो दिखाई पड़ती है। अब है सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा। ठीक, बिहार में है। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया। इसमें शेर शाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अब आगे, यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। यह इमारत 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ठीक, ये है शेर शाह का मकबरा जो कि सासाराम में है, और यह 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है। ठीक, ये जो मकबरा है मेन मकबरा ये अष्टकोणीय है और ये चबूतरा चौकोर है। ठीक है, ये चबूतरा जो है वो चौकोर है, इसी के बारे में ये बतला रहा है। चबूतरा जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। ठीक, इसकी छत भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और सादगी के लिए जाना जाता है। इसका जो छत है वो गुंबद है। ठीक है, शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया। शेर शाह जो थे वो अपने जीवन काल में इसे निर्मित करवाया। यह इमारत
तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने इसी पाठ में पढ़ा है, इसके बीच संपर्क बिंदु है। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। ये हो गया शेर शाह के मकबरे के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? तो मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ मौजूद थी, द्रविड़ शैली और नागर शैली। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो पटना का महाबोधि मंदिर नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आगे है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? सबसे महत्वपूर्ण इमारत है मनेर स्थित मलिक बया का मकबरा या मलिक बेग का मकबरा। ठीक, ये। अब मुगल कालीन स्थापत्य कला को अपने चरम पर कब पहुंचाया? तो मुगल कालीन स्थापत्य कला शाहजहां के शासनकाल में अपने चरम पे थी। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इससे आगे का।